मौजूद हूँ एक एनिमल शेल्टर होम में, जहाँ पर जानवरों का रखा जाता है ध्यान, जैसे कि मैं रख रही हूँ। और इस शेल्टर होम की सेवक है निधि तिवारी। उन्होंने कैसे इसकी शुरुआत की, क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा, सब कुछ पर बात करेंगे विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं आज के खास प्रोग्राम नारी शक्ति की। मैं मौजूद हूँ बिलासपुर में और आज मेरे साथ मौजूद हैं निधि तिवारी। निधि तिवारी वही नाम है जिसने पशुओं के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। 8 साल से वो पशुओं की सेवा कर रही हैं, बंदरों का रेस्क्यू करती हैं, तो कभी जख्मी कुत्तों को लेकर आती हैं और उनकी सेवा करती हुई नजर आती है। आज निधि तिवारी से बात करेंगे कि आखिर कब से वो पशुओं की सेवा कर रही हैं, और आपने निधि कब सोचा और आपको लगा कि मैं इतनी बड़ी एनिमल लवर हूँ कि उसके लिए मुझे नौकरी भी छोड़नी पड़ेगी तो मैं छोड़ दूँगी। आपने रेलवे का एग्ज़ाम भी निकाल लिया और जाती नहीं आप वहाँ, क्योंकि आपको सेवा करनी थी पशुओं की। तो कहाँ से आई ये सोचा? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे ये जीव सेवा की प्रेरणा मेरी माँ से मिली है। उन्होंने बचपन से ही मुझे जीवों के प्रति प्रेम की भावना सिखाई। और हम जब गांव में थे, गर्मियों की छुट्टियों में जाते थे, तो वहाँ छोटे मोटे जीव जंतु दिखते थे। उसकी आयुर्वेदिक तरीके से मैं मम्मी के साथ उनकी इलाज में मदद करती थी। तो इस तरीके से बचपन से ही मेरी जो परवरिश हुई है वो इसी माहौल में हुई है। और मेरी पूरी फैमिली बहुत बड़ी एनिमल लवर है। हम अपना बाद में सोचते हैं, ये हमारे लिए पहली प्रायोरिटी होती हमेशा। तो बस मम्मी ही हैं जो मुझे हमेशा से पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने ये भी शिक्षा दी कि एक बेज़ुबान और इंसानों में केवल यही फ़र्क है कि वो बोल नहीं पाते, वरना दर्द उतना उन्हें भी होता है जितना एक इंसान में होता है। बिल्कुल। और हमने देखा है आपके शेल्टर होम में आपने बंदरों को रेस्क्यू किया है, साथ ही आपने कुछ कुत्तों को भी रेस्क्यू किया है, गायों को रेस्क्यू किया है। आगे और भी जानवरों को रेस्क्यू करने की प्लानिंग है क्या? जी अभी तक मेरे लिए सारे जीव एक समान है। वो चाहे एक चूहा हो, इवन मैं कहीं रास्ते में जाऊंगी मुझे चूहा दिख जाएगा, दिखा भी था, मैं लेके भी गई थी, उसे ठीक करके उसे मैंने रिलीज़ किया था। तो मेरे लिए हर एक जीव एक समान है, क्योंकि सबकी शरीर की रचना अलग है, बस जान तो सब में एक है। और मैंने अभी एक शेल्टर में पिग भी है जिसे लोग बांध के खाने के लिए लेके जा रहे थे। तो हालांकि वो गवर्नमेंट की तरफ से लीगल है उन्हें काट के खाना, पर मुझसे देखा नहीं गया तो उसे मैं पैसे देकर ख़रीद के लेकर आई थी। एक बकरा भी है शेल्टर में जिसे मैंने, वो बलि दे रहे थे तो बलि से छुड़ाया था। तो इस प्रकार मुझे हर एक जीव से प्रेम है। तो जानवरों का आप रेस्क्यू करते थक नहीं रही हैं। और हमने देखा कि शेल्टर में काफ़ी सारे जानवर ऐसे ही हैं जो ज़ख्मी हैं, और ख़ासकर आप इनको देखिए, वो बंदर का है, वो देखिए जिसके हाथ नहीं है दोनों। कब रेस्क्यू किया था आपने इनका? इसे 3-3.5 महीने हो गए रेस्क्यू के। हाँ। इसकी ट्रेन से ये हाथ कटी थी और ये बुरी तरह से जख्मी लहूलुहान ट्रैक पे पड़ा हुआ था जब मुझे कॉल आया। और इसे रेस्क्यू करने में 4 से 5 घंटे लगे, क्योंकि ये वाइल्ड एनिमल है और ये अग्रेसिव होते ही हैं। तो बड़ी मुश्किल से इनका रेस्क्यू किया गया और इनकी जो दोनों हाथ थे वो चिथड़ियाँ हो चुकी थी। अच्छा। तो उसे फिर डॉक्टर पीयूष दुबे सर द्वारा ऑपरेशन करके वो एम्प्यूट किया गया और अभी ये बिल्कुल ठीक है। तो ये बताइए कि हम तो देखते हैं कि कई लोग पशुओं को परेशान करते हुए नज़र आते हैं, पशु क्रूरता भी लगातार सामने आते हैं। इस तरह के मामले जब लोग कुत्तों को कहीं गुस्से में आकर पानी में फेंक देते हैं, कई सोशल मीडिया में ऐसे वीडियो भी वायरल होते हैं जहाँ पर कुत्तों को डंडों से पीटा जाता है। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, इसको लेकर निधि तिवारी क्या सोचती है? जी हम पहले तो सोशल मीडिया में देखते थे सारी क्रूएल्टीज़, पर अभी तो ये हमारे सिटी में भी हो रही है। तो जहाँ पे भी क्रूएल्टी के ऐसे केस होते हैं हम यहाँ पे जाते हैं और एक ही हमारा इंटेंशन रहता है कि आगे वो ऐसी क्रूएल्टी ना कर सके, क्योंकि FIR में इनके लिए कोई प्रावधान नहीं बना हुआ है। केवल 50 रुपये जुर्माना है, जो कि बहुत ही तुच्छ है। और मेरा यही सोचना है कि जिस दिन क्रूएल्टी के लिए स्ट्रिक्ट लॉ बन जाएंगे, जुर्माना बढ़ा दिया जाएगा 50,000, उस दिन कोई भी इंसान हिम्मत नहीं करेगा इनके साथ क्रूएल्टी करने की। ठीक है, तो आप चाहती हैं कि जुर्माना लगाया जाए कि लोग थोड़ा डरें। एक बात बताइए, आपके बारे में एक बात पता चली कि आपने रेलवे का एग्ज़ाम निकाल लिया था लेकिन आप गई नहीं, और ना जाने की वजह भी कहीं ना कहीं पशु सेवा थी। बिल्कुल। और लोग जब गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो या फिर रेलवे का एग्ज़ाम हो या जो भी एक कंफर्टेबल जॉब जब मिल जाती है तो लोग सोचते हैं यार हमारा तो पूरा
सेट हो चुका है, हम इस पर ध्यान देंगे, लेकिन आपने तब ये क्यों सोचा कि नहीं मुझे पशुओं के लिए रुकना है? क्योंकि मेरी मम्मी का सपना था कि मेरी बेटी डॉक्टर, इंजीनियर, हालांकि मैंने इंजीनियरिंग किया है, पर डॉक्टर कलेक्टर ना बने, वो एक जीव प्रेमी बने और उसका एक शेल्टर हो। जब मैंने स्टार्ट किया था यहाँ कोई शेल्टर नहीं था जीवों के लिए, अभी तो बहुत सारे अलग अलग सिटीज़ में शेल्टर खुल गए हैं। तो मम्मी का ही सपना था कि एक जैसे इंसानों के लिए अपोलो बना हुआ है, इनके लिए भी एक हॉस्पिटल हो, जो कि आगे मेरा सपना है इनके लिए बहुत बड़ा हॉस्पिटल रन करने का, जो बिल्कुल फ्री रहेगा और आसपास के जितने जख्मी जीव जंतु हैं, लावारिस हैं, वो उस शेल्टर में रहेंगे। बिल्कुल, तो आप प्रयास अच्छा कर रहे हो और हम यही उम्मीद करते हैं कि आप आगे इस पर बढ़ें। ये बताइए, वैसे कहते हैं ना कि जब बच्चे को तकलीफ़ होती है तो माँ रात भर नहीं सो पाती है, और आपने तो बहुत सारे बच्चे रखे हैं जिनको आप बच्चों की तरह प्रेम भी दे रही हैं, तो कभी कोई ऐसी घटना या ऐसी कोई कहानी कि आप रात भर ना सो पाई हों क्योंकि आपके पशु परेशान हैं? मुझे सच सीरियसली बताऊं, मुझे याद नहीं कि मैं अच्छे से कब किस रात में सोई थी। इवन मेरी मम्मी भी, जब मैं परेशान होती हूँ तो मेरी मम्मी जागती है, क्योंकि मम्मी को भी उतना ही प्रेम है इनसे। मैं जब छोटी थी, यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं थी सिटी में, केवल गवर्नमेंट हॉस्पिटल थी जो टाइम टू टाइम ओपन होती थी। तो हमारे पास 40-50 कैट्स हुआ करती थी तब घर पे ही। वो बीमार होती थी, हम रात में हॉस्पिटल लेकर जाते थे और रात भर हॉस्पिटल के बाहर बैठते थे, हॉस्पिटल खुलने का इंतज़ार करते थे। तो वो भी एक समय था, तब मुझे लगता था कि मैं खुद भी इनके लिए करूँ, सीखूँ। तब मैंने वेटनरी का प्लान नहीं किया क्योंकि मैं बहुत डर जाती थी इनका ब्लड वगैरह देखकर। अभी तो करते करते में आया वो, वरना मैं इमोशनल भी बहुत ज़्यादा हूँ। वो लगता भी है, जब हम आए तो जिस तरीके से आप इनको खाना खिला रही थी, आपको ये था कि इंटरव्यू थोड़ा देर से शुरू करिएगा, पहले मैं अपने पशुओं को पानी पिला देती हूँ, पहली प्रायोरिटी यही है। इवन मुझे कहीं से फ़ोन आता है ना कि अवार्ड लेना है, ये मैं उनका डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ, पर मैं नहीं जा पाती हूँ क्योंकि मैं इनको छोड़कर, इनका ट्रीटमेंट ना करके मैं कहीं अवार्ड लेने जाऊँ, वो तो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है। ये बताइए कि जब आप रेस्क्यू करने पहुंचती हैं, आपको जानकारी मिलती होगी कि यहाँ पर इस जानवर को ये हो गया, या कई बार आप खुद ही स्पॉट पर पहुंच जाती होंगी, तो कोई ऐसी घटना जो बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रही हो, या ऐसी कोई स्थिति, कई बार हम देखते हैं कि लोग विरोध भी करने लगते हैं, तो ऐसी कोई स्थिति बनी कभी? बिल्कुल, ऐसी बहुत सारी स्थितियाँ बनी हैं जो मेरे आंखों के सामने घूमते रहते हैं। और यहाँ पे मेरा रहना बहुत बड़ा टास्क था, यहाँ पे सेटल होना, क्योंकि बहुत जगह मैं रेंट पे थी, वहाँ से मुझे खाली कराया गया, कॉलोनी वालों ने ऑब्जेक्शन किया, वो लोग पुलिस लेकर आते थे। तो इतने सालों तक शेल्टर रन कर पाना वो मेरे लिए बहुत चुनौती भरा हुआ था। बहुत से लोगों की मैंने ताने सुने और बहुत सी चीज़ें, जैसे अभी भी कॉलोनियों में जब क्रूएल्टी केसेस होते हैं तब मैं जाती हूँ। एक और दीदी है यहाँ पे, हमारी सपना दीदी, वो सीनियर है, वो भी रेस्क्यू करती हूँ, उनके साथ हम जाते हैं किसी कॉलोनी में। तो लास्ट टाइम मेरे साथ ये हुआ था कि एक माँ थी, उसके बच्चों को इन्होंने रिलोकेट कर दिया था जंगल में, उस केस में हम गए हुए थे। तो वहाँ पे बातचीत चल ही रही थी कि एक अंकल मुझे मारने के लिए दौड़े, तो मैंने उस टाइम मैं अकेली थी बिल्कुल, मैंने अपने प्रोटेक्शन के लिए एक गमला उठाया और गमले से मैंने उसे मतलब डराया, तब वो जाके पीछे हटे। तो उस टाइम मैं खुद भी अंदर से डरी रहती हूँ, पर मुझको खुद को स्ट्रांग बनाना पड़ता है, क्योंकि लोगों से लड़ने के लिए मैं कमज़ोर बनूंगी तो कैसे लड़ पाऊँ। बिल्कुल, और कमज़ोर रोने वाला नहीं होता, या जो आंसू छुपा ले वो कमज़ोर नहीं होता। और जिस तरीके से आप मेहनत कर रही हैं और लगन लगाए हुए जानवरों की हेल्प कर रही हैं, और आपने कहा, जैसे कि मैं पहले भी कह रही थी और हम भी कई बार खबर देखते हैं कि जो लोग पशु सेवा करते हैं उनको कई चीज़ों का सामना भी करना पड़ता है। कई बार ऐसी सिचुएशन आई होगी कि आप को लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ा होगा। ऐसी कोई घटना जो देर रात में आपको पता चली है कि किसी जानवर के साथ कुछ हो गया हो और आपको रात में ही, आप कहीं और हैं, आप बिलासपुर सिटी में नहीं हैं और आपको निकलना पड़े, ऐसी कोई घटना आपके साथ हुई? जी, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं और मुझको टाइम मैनेज करना जितना मुश्किल होता है ना, मैं बता भी नहीं पाऊँगी। मैं महीने में कंघी 1-2 बार करती हूँ, खुद के लिए मैं 1% टाइम देती हूँ, जो कि प्रतिदिन की चीज़ें, नहाना धोना, अगर वो नहीं रहता तो मैं ऐसे ही निकलती। तो ऐसे मुझे टाइम मैनेज करना होता है, और अचानक से एक ही साथ 10-20 जगह से कॉल आते हैं, तो एक एक करके वो सारी चीज़ें निपटाती हूँ, पर उसके चलते मुझे अपना सब कुछ इग्नोर करना पड़ता है। इवन खाना भी मैं कभी कभी केवल रात में ही खाना खाती हूँ,
तो वो सारी चीज़ें हैं। और विरोध तो बहुत से लोगों ने किया है। मैं बहुत एक टाइम था जब मैं बिल्कुल हार गई थी कि मुझे अब, क्योंकि जगह भी नहीं मिल रही थी, रेंट पे भी कोई भी रेडी नहीं थे जगह देने के लिए। जब मुझे एक रेंटल हाउस से खाली कराया गया, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैं कहाँ जाऊँ। मैंने ये एक जगह है जो गवर्नमेंट की जगह है, निगम की, यहाँ मैंने केवल तालपत्री होती है और बांस वो करके अपने बच्चों को रखा था। इतनी कड़ाके धूप में मेरे बच्चे पॉलीथीन के नीचे रह रहे थे और उस टाइम मुझे कहीं से भी परमिशन नहीं मिला था कि मैं कंस्ट्रक्शन कर सकूं। तो वो मेरे लिए बहुत मुश्किल। आपने जब बोला बच्चे और आपके आँख में आंसू आ गए, तो ये बताता है कि आप इनको बस अपना बच्चा कह नहीं रही हैं, इनको अपना बच्चा मान भी रही हैं, और जो आप कर रही हैं वो हर महिला नहीं कर सकती है। और ऐसी ही महिलाओं के पास हम पहुँचे हुए, आप ही हैं वो शक्ति, नारी शक्ति की जिसकी हम बात करते हैं ना, और कहते हैं कि महिला क्या सब कुछ कर सकती है, लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो महिलाएं नहीं कर सकती हैं। और निधि तिवारी ये बता रही है। तो चलिए, आपने ये दिखा दिया कि बंदर कैसे रहते हैं यहाँ पर। अब आपके शेल्टर होम में और भी जानवर हैं, उनको भी देख लेते हैं, और कि आप उनकी कैसे सेवा कर रही हैं, उनके लिए क्या क्या सुविधाएं हैं। तो चलिए। तो देखिए, इस शेल्टर होम में एक जानवर नहीं है, कई पशु हैं जिनका रेस्क्यू निधि ने किया है। वो जानवरों से भी आपको मिलाएंगे और कितने प्यार से निधि उनको रखती हैं, उनका नाम भी है। किससे मिलवा रही हैं आप? ये देखिए, आपका एक बच्चा आतंक मचा दिया है। ये बिरजू है, हाँ। जिसे बलि दिया जा रहा था एक मंदिर में। आज बेटा चलो बाहर चल जाओ। तो देखिए, ये बिरजू है। बिरजू की कहानी आप बता रही थी कि आपने कैसे रेस्क्यू किया था। जी, हुआ ये था कि मेरी एक नोन है जो मंदिर गई हुई थी, ये मरी माई मंदिर है, तालापारा में स्थित है जो। तो उन्होंने मुझे कॉल किया था कि एक बकरा है छोटा सा, जिसे शायद बलि दी जा रही, उसे टीका वगैरह लगाया जा रहा था, उसकी पूरी तैयारी हो चुकी थी। मुझको सुनते ही मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होता, चाहे मैं जिस भी कंडीशन में रहूँ, मैं खा रही हूँ खाना छोड़ के भागूंगी। तो मैं तुरंत से वहाँ गई मंदिर में। वहाँ बहुत ही ऐसा माहौल था कि अब उसे बस काटा ही जा रहा था। और जो मन्नत लेकर इंसान आया था वो उसने बहुत विरोध किया कि मैंने पहले तो चुपचाप से पूछताछ की कि मुझे भी एक बकरा लाना है और वो कटवाना है, तो आप लोग क्या। फिर उन्होंने सारी सच्चाई बताई कि हम केवल इनके सामने काटेंगे और खाएंगे खुद। तो ये कौन सी माता है जो अपने जीव का जान मांगेंगी? ये तो मतलब ये बहुत गलत ही चीज़ है। और ऊपर से ये बोलना कि माता के लिए चढ़ा रहे और खुद खाएंगे, तो ये तो हुआ तो उनके लिए, उन्हीं की पार्टी हुई। बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुआ। मंदिर कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो आए, उन्होंने बिल्कुल ले जाने से मना किया। 4-5 घंटे मेनका गांधी मैडम की मदद से वहाँ पे पुलिस आई और पुलिस द्वारा सारी कार्रवाई की गई। मैंने FIR लिखाया, तब जाके फिर जब्ती बनी। जब्ती में फिर बच्चा मेरे पास आया। अच्छा, तो फिर आपने रेस्क्यू किया जी। और कौन कौन से जानवर है शेल्टर होम में? इधर गाय है। अच्छा, तो वो वहाँ भी चलते हैं, मैं बंद कर देती हूँ। एक बच्चा बाबू, ये अच्छा, ये इसने बच्चा दिए। सारे रेस्क्यूड हैं। ये ब्लाइंड है, दोनों आंखों से नहीं देख पाती है। कुछ गाय तो अभी आपकी चरने गई हैं। सारे अभी चरने गए, सुबह उनको छोड़ देती हूँ। तो इनका भी सबका आपने रेस्क्यू किया है? जी, सारे रेस्क्यूड। एक्चुअली जो शेल्टर एरिया है ना मेरा, वो डेयरी के बीच में है। यहाँ आसपास इवन में पूरे डेयरी के बीच में है शेल्टर। तो यहाँ होता ये है कि जो गाय कम दूध देती हैं या जो बूढ़ी हो जाती हैं, उनको यहाँ पे छोड़ दिया जाता है मरने की हालत में। तो उनको मैं रेस्क्यू करती हूँ, क्योंकि मैं उतनी ज़्यादा भी मुझ में कैपेसिटी नहीं है कि मैं बहुत सारे गौवंशों को रख सकूं, और ना ही मेरे पास उतनी जगह है। तो इसलिए ऐसे छोटे छोटे कैनल में रखना पड़ा है। अच्छा, ठीक है। अभी है मेरा एक और सपना जो बचा हुआ है। मंकियों के लिए हो गया, डॉग्स के लिए शेल्टर हो गया, बस गौवंशों के लिए नहीं हुआ है, जिनकी इतनी बुरी स्थिति है। सबसे ज़्यादा दिक्कत बरसात के टाइम में होती है, क्योंकि बरसात में रोड में बैठती हैं, जिस वजह से एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। तो चलिए, अब
आगे बढ़ते हैं और अब हम डॉग शेल्टर की तरफ मूव करेंगे और वहाँ देखेंगे कि मैं आपकी हेल्प करूँ। काम देखिए, जब हम एक सपना देखते हैं, एक लक्ष्य तय करते हैं, तो कठिनाइयाँ चुनौतियाँ तो आती ही हैं। और ये चुनौती कुछ पेशेंस से बाहर हो गया था, क्योंकि आप मेहनत करने में मुझे दिक्कत नहीं है, इनके लिए मेहनत करना, जिनसे आप बहुत प्रेम करते हैं ना, उनके लिए मेहनत मायने नहीं रखता। पर दिक्कत तब आती है जब आपको लोग भी आपके ऊपर हावी हो जाएं और कहीं से आपको कोई सपोर्ट ना मिले, तो ये सारी दिक्कतें आई थी। बिल्कुल, दिक्कतें भी कई आई, लेकिन आपने जिस तरीके से डट के सामना किया, और आपने एक बात बोली ना कि मेरी मम्मी मुझसे बहुत बड़ी पशु प्रेमी है, वो पशुओं को और ज़्यादा प्यार करती हैं। अक्सर कहा जाता है कि बच्चे वही करते हैं जो संस्कार घर में दिए जाते हैं, जो हम अपने माता पिता से सीखते हैं। तो बचपन से आपकी माताजी ने एक चीज़ तो आपको बहुत अच्छी सिखाई, वो था पशुओं का प्रेम करना, सबको अपना समझना। और वैसे भी कहा जाता है कि इंसान से ज़्यादा क्रूरता कोई नहीं दिखा सकता जब हम पशुओं की बात करते हैं। कई बार ऐसे मामले आते हैं। डॉग्स जो हैं बेचारे, या जो भी जीव जंतु, इनकी वफा के लायक इंसान नहीं है, क्योंकि इतने दुष्ट होते हैं ये। इवन पालतू अपने जो पेट्स होते हैं, इतने महंगे महंगे ब्रीड जो दिखावे के चक्कर में लेके आते हैं। बगल वाले ने 20,000 का लिया है तो हमें 40 का लेना है, और फिर उन्हें डंप कर देते हैं बुरी हालत में आने पर। ये देखिए डॉग शेल्टर है, जहाँ पर रेस्क्यू डॉग रखे गए हैं, और उनके लिए निधि जी ने पूरा पंखा कूलर सब लगा दिया है, क्योंकि उनके बच्चों को गर्मी नहीं लगनी चाहिए। हाँ, मेरा बेटा क्या कर रहा था अभी? कौवा खा रहा था। नहीं कर रहा है ना वो, कुछ वो प्यार नहीं करने देगा ना। चल जा, बैठ जा। वो कुछ नहीं कर रहा है बेटा, वो कुछ नहीं कर रहा है बाबू। इधर आ जा। हाँ, ये गंदा है। और मेरा बेटा कौन मारा? कंपाउंडर मारा क्या? इधर मारा, तेरे हाथ में मारा क्या बाबू? तो आपके पास कितने डॉग यहाँ पर मौजूद हैं? जी, अभी मेरे पास लगभग 90 से 100 डॉग्स हैं, जो टोटल पैरालाइज कंडीशन में हैं, जो हेल्दी हो जाते हैं। उन्हें मैं उसी एरिया में रिलीज़ कर देती हूँ, क्योंकि मैं हेल्दी बच्चों को भी रखने लगी तो फिर मेरे पास स्पेस नहीं बच पाएगी। ये भी पैरालाइज कंडीशन में था, जो ठीक हुआ है, इसे भी रिलीज़ करना है। ये सारे जो दिख रहे हैं वो सारे पैरालाइज है, बैकबोन टूटी हुई है, जिनका कोई इलाज नहीं है। अच्छा, तो ये लाइफ तो ये मोस्टली रोड एक्सीडेंट में ऐसा हुआ होगा? जी, सारे रोड एक्सीडेंट वाले ही हैं। कुछ क्रूएल्टी केसेस भी हैं, जिन्हें लोग मार मार के अपाहिज कर देते हैं। आप एक संदेश देने की भी कोशिश करें। एक पोस्टर देख रही हूँ मैं, हम शाकाहारी इंसान मांसाहारी क्यों हैं? क्या संदेश देने की कोशिश कर रही हैं इससे? जैसा कि मैंने बताया कि मेरे लिए हर जीव एक समान है। मैंने कुछ मछलियों को कटते हुए देखा था, कुछ 1 साल पहले की बात है। तो मैंने 3,000 में वो सारी मछलियाँ खरीदी थी और उन्हें पानी में डाल के आई थी। वो जो सुकून था ना मेरे पास, मैं उसका करोड़ों रुपए में हिसाब नहीं लगा सकती। तो लोगों के पास केवल प्लेट में वो तल वल के आते हैं, उनको अंदाज़ा नहीं कि वो किस क्रूएल्टी से निकल के आते हैं। अपनी मौत का इंतज़ार करना, एक लाइन में खड़े होके, वो उनको डर कैसा लगता है, मैं हर एक चीज़ उनका फील करती हूँ। मैं कभी भी मीट शॉप के बाहर से आंखें खोल कर नहीं जाती हूँ, आंखें बंद ही कर लेती हूँ। अगर आंखें खुली रहे तो मेरे आंसू ज़रूर आते हैं। तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आप सबसे कि ये जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। आपके प्लेट में जो सज के आता है वो सच्चाई नहीं है। बहुत ही क्रूरता के साथ इन्हें लाया जाता है, बहुत क्रूरता के साथ इन्हें मारा जाता है, तब वो आपके प्लेट में आता है। आप खाना बंद करिए, वो बिकना बंद होंगे। और इन्हें ज़बरदस्ती पैदा कराया जाता है। लोग कुछ जो कट्टर मांसाहारी, उनका कहना है कि हम नहीं खाएंगे तो रोड में घूमेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं। भगवान जी ने सब कुछ सेट करके रखा है। अब भगवान पे तो भरोसा रखिए, वो हर एक चीज़ मेंटेन करते हैं, प्रकृति का हर एक चीज़ मेंटेन है। तो हम कौन होते हैं उनकी दखल अंदाजी करने वाले? ठीक है, ये बताइए कि बीइंग अ वुमेन, एक महिला के तौर पर कितनी कठिनाइयाँ, कितनी चुनौतियाँ आईं जब ये सोचा कि अब मुझे शेल्टर होम खोलना है, पशुओं की सेवा करना है?
क्योंकि महिला के लिए एक फ़ैसला ले लेना वही बहुत बड़ी चुनौती होती है कि मुझे जीवन में आगे बढ़ना है। तो आपने एक ऐसा फ़ैसला लिया जिस पर विरोध भी बहुत होता है, जिस पर दिक्कतें भी बहुत होती है, लोगों को डर भी लगता है, लेकिन निधि तिवारी तो डरी ही नहीं। क्योंकि मेरे घर वालों ने मुझे डरना सिखाया नहीं। मेरे भैया हैं, मम्मी तो है ही प्रेरणा मेरी, पर मेरे जो बड़े भैया हैं उन्होंने मुझे माँ के समान प्यार किया है। बचपन से मैं उनकी लाडली रही हूँ। और एक फ़ोन में मेरे भैया तुरंत आते हैं। मैं जब कोई मेरे बच्चे ख़त्म होते हैं या कुछ मैं बिल्कुल मेंटली तौर से हार जाती हूँ, तब भैया को फ़ोन करती हूँ, तुरंत आते हैं। वो मुझे एक मेंटल सपोर्ट देते हैं और बैक सपोर्ट मेरे भैया ही हैं कि तू जा, मैं हूँ तेरे साथ। और वो खुद भी बहुत बड़े जीव प्रेमी हैं, तो मेरे भैया का भी सपोर्ट रहता है मुझे। कितने साल पहले शुरुआत की थी आपने आज से? ठीक, मुझे 8 साल हो गए शुरुआत की। मैंने शुरुआत एक और दीदी है उनके साथ मिलके किया था, जो खुद भी जीव प्रेमी है, यहाँ पे रेस्क्यू करती हैं। सपना छत्री नाम है दीदी का। तो उनके साथ मैंने स्टार्ट किया था। वहाँ 2-3 साल मैंने उनके साथ काम किया। उसके बाद फिर वहाँ जगह छोटी पड़ने लगी, तो फिर ये शेल्टर चालू किया। अच्छा, तो आपने सुना कि निधि की कहानी इतनी आसान नहीं रही, चुनौतीपूर्ण भी रही, लेकिन उनका एक ही सपना था, और वो सपना था पशुओं की सेवा करना। वो आदर, वो सम्मान और वो प्यार जो पशु चाहते हैं वो पशु को देती रहीं। और उन्होंने संकेत भी दिया कि मेरी माँ ने मुझे सिखाया था और मुझसे बड़ी पशु प्रेमी मेरी माँ है। तो देखिए, हर किसी से यही हम कहना चाहते हैं जो इस इंटरव्यू सेशन को देख रहा है कि अगर आपको लगता है कि मुझे एक कदम आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, तो क्यों निधि, लोगों को बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और आप एक लड़की हूँ सोचकर हार बिल्कुल मत मानिए। आप अकेले सक्षम हैं, ना किसी का इंतज़ार करिए कि वो मेरा सपोर्ट करे तो मैं कुछ करूं। आप अकेले मजबूत बनिए, खुद को ऐसा बनाइए कि लोग आपसे बात करने में डरें। अपने आप को छुई मुई सी मत बनाइए कि लोग आएँ और आपसे कुछ बोले तो आप डर जाएं। ऐसा मत बनाइए। अपनी पर्सनैलिटी आपको खुद बनाना है। आपको खुद सोचना है कि आप लोगों के सामने क्या बन के आ रहे हैं। मैं 1 बजे 2 बजे घर जाती हूँ शेल्टर से। शुरुआत में मुझे डर लगता था, अननोन लोगों के द्वारा मुझे कमेंट किए जाते हैं अभी भी, पर जो लोग मुझे जानते हैं 1 बजे मैं जाती भी हूँ तो भी लोग उतनी ही इज्जत से मुझसे बात करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अपने सही रास्ते में। तो गलत रास्ते की ओर मत जाइए, सही रास्ते में बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर खड़े रहिए। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए, क्योंकि आपके पास समय नहीं रहता है, पशुओं की सेवा करने में आप इतनी बिजी रहती हैं। लेकिन आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत प्रेरणा भी मिली है। बहुत सारी नारी जो इस इंटरव्यू को देख रही होंगी वो यही अब सोचेंगी कि हमको भी डरना नहीं है, अब घर से निकलना है और आगे बढ़ना है। तो चलिए, इसी के साथ मुझे, निधि को और मेरे सहयोगी मुकेश दरियाब को दीजिए इजाज़त, और खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए आप बने रहें विस्तार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।